ठीक है। कोटा के हो इमलता जी? ठीक है, शुरू करते हैं। जी अपना सर। परिचय अपना परिचय दीजिए। मैं राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवराय पाटन जिला बूंदी से 67.33% के साथ 2003 में उत्तीर्ण की। ओके। और मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवराय पाटन से 64.62% के साथ 2005 में उत्तीर्ण किया। और मैंने 12वीं के बाद अपना जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया है, जो कि कोटा के MBS हॉस्पिटल के जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर से कंप्लीट किया है। और ग्रेजुएशन मैंने 2014 से 2017 के बीच में जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा यूनिवर्सिटी से 2014 से 2017 के बीच में उत्तीर्ण किया है। ओके। मेरी हॉबी योगा और स्लो म्यूजिक सुनना है। अच्छा, अभी से शुरू करते हैं। क्या होता है स्लो म्यूजिक? स्लो म्यूजिक जैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल वॉइस ना हो, मतलब अच्छा, जैसे आप स्लो म्यूजिक में क्या सुनते हो? जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल टाइप के भजन वगैरह, जैसे कि गा के कौन सा भजन? ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय। जय गुरु ओंकाराय जय जय सद्गुरु ओंकाराय। अच्छा गाते हो। थैंक यू अभी आप नर्सिंग में हो? सर। मैं कोटा मेडिकल कॉलेज में न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पर कार्यरत हूँ 2011 से। ओके। नर्सिंग का एक्सपीरियंस आरएस में कैसे यूजफुल होगा आपके लिए? सर, मैंने अपने नर्सिंग की सेवाओं के दौरान पब्लिक एक मिनट सॉरी हाँ, आरंभ। नर्सिंग सेवाओं के दौरान मैंने पब्लिक डीलिंग सीखी है। 24/7 अपना काम का एक्सपीरियंस, तीनों शिफ्ट में काम करने का एक्सपीरियंस मैंने अपने फील्ड से प्राप्त किया है। उसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं को बिना घबराए कैसे डील करना है वो मैंने वहां से सीखा। उसके अलावा मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, एथिकल वैल्यूज, अनुशासन, क्या एथिकल सेवा वैल्यू? भाव, ये सब कुछ मैंने अपनी से सीखा है। और मैं जहां तक मुझे लगता है ये सब प्रशासनिक सेवाओं की भी एक आवश्यकता होती है, तो मैं प्रशासनिक सेवाओं के दौरान आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्या एथिकल वैल्यूज है आपने क्या? एथिकल वैल्यूज जैसे कि पेशेंट्स को, वो बीमारी में घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनको पॉजिटिव फील करवाना। ओके। और उसके अलावा सेवा, ये हमारी कर्तव्य को प्राथमिकता देना और निस्वार्थ सेवा करना बिना भेदभाव के। एक आरएस में क्या एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए? एथिकल वैल्यू सत्यनिष्ठा, और निष्कपटता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता और ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? वस्तुनिष्ठता, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पाए। ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या होता है? सत्यनिष्ठा होती है बिना आंतरिक और बाह्य दबाव के, बिना प्रेशर के काम करना। ओके।
कोटा की स्थापना किसने की थी? नहीं सॉरी पढ़ा सर, आपने? रिकॉल नहीं पढ़ा था सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है अभी, जी सर। बताइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अभी एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने घोषणा की है। क्या एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? लघु सूक्ष्म या मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा गवर्नमेंट ने की है। इसके लघु आत्मनिर्भर भारत के तहत जिसे अपने सैन्य क्षेत्र में 101 जो प्रोडक्ट है जो हम अभी तक इंपोर्ट करते थे, वो हम घरेलू लेवल पर ही उनका प्रोडक्शन करेंगे। और उसके अलावा जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया को प्रोडक्शन हब बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है। मोबाइल वगैरह हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे भारत ओके से। ओके। अच्छा, आप बता सकते हो कि संसद में कितनी महिला सदस्य हैं? जी सर, आपकी आवाज। अभी हाल ही में जो नई लोकसभा का जो गठन हुआ है, जो लोकसभा का गठन हुआ था, अच्छा, नई लोकसभा का गठन कब हुआ ये बताइए? नई लोकसभा का गठन मई 2019 में। ओके। इसमें कितनी महिला सदस्य हैं? सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। अच्छा, आप अगर आरएस बनते हैं तो महिला अधिकारों के लिए क्या कार्य करेंगे? सर मैं महिला अधिकारों के लिए सबसे पहले तो मैं महिलाओं की एजुकेशन के लिए काम करूंगी। जिस तरीके से अपने भारत राजस्थान में भी अभी साक्षरता का जो महिला और पुरुषों के बीच में गैप है, तो मैं प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हो और ये गैप खत्म हो। इसके अलावा महिलाओं को जागरूक करूंगी कि वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो। और उसके अलावा जैसे आजकल महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसके तहत मैं प्रयास करूंगी कि हर महिला को शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, जैसे कि ये जूडो कराटे वगैरह इस तरीके से सिखाने के लिए गुड। मैं प्रयास करूंगी कि वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद करें। अच्छा। अच्छा, एक ये योजना है, कौन सी सर? कलश योजना, पढ़ी है आपने? मो- कौन सी सर, सुनाई नहीं दिया प्रॉपर। मोक्ष कलश योजना। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी ओके। नहीं। अच्छा, जाकिया इनाम कौन है? जाकिया इनाम। सॉरी सर, पढ़ा आपने? नहीं पता। ओके। और गीता कुमारी? अच्छा, ये बताइए। गीता कुमारी नाम सुना है बट सर रिकॉल नहीं। जी सर। ओके। गौरबंद क्या होता है? गोरबंद नॉट श्योर, पर शायद कोई गहना होता है औरतों का, जिस पर एक लोकगीत भी बना हुआ है राजस्थान में। कौन सा? आली जमारो गोरबंद न खड़ा। आप कंफर्म हो कि ये औरतों का गहना है? नॉट श्योर सर, नॉट कंफर्म। ये ऊंट के गले में बांधा जाता है। अच्छा, ये बताएं कि हाल ही में महिलाओं की उम्र, विवाह की उम्र बढ़ाने का चर्चा हुई है। जी सर। आप की क्या राय है?
सर मेरी राय है कि उम्र बढ़ानी चाहिए, मतलब नहीं बढ़ानी चाहिए? या जो पहले से है वो ठीक है? सर ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से जो है वो ठीक है। ओके, कैसे? उसके पक्ष में कुछ बात तर्क दीजिए कि इस तरह से वो ठीक है। सर वैसे वो मिनिमम एज है ना कि मैक्सिमम, अभी इतनी तो फ्रीडम होती ही है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, जैसे जहां तक मैंने देखा है कि आजकल जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, जो अपने अ, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती है, तो घर वाले उनको फोर्स नहीं करते शादी के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होती, कुछ बच्चियां जो पढ़ाई छोड़ के घर बैठती है, तो फिर घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। और ओके। जहां तक मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स का एक व्यू होता है कि ज्यादा एज होने के बाद, और नॉर्मली 18 साल की एज में अपनी ग्रेजुएशन लड़कियां कंप्लीट कर लेती है, और जो आगे बढ़ना चाहती है तो उनके लिए करते हैं, घर वाले साथ देते हैं और नहीं करते हैं जल्दी एज में अच्छा। शादी। और फिर भी इसके 18 वर्ष के बाद भी हम लोग अभी भी बाल विवाह को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाए, तो मिनिमम 21 करने के बाद तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सर। ओके, मिनिमम 21 कर देंगे तो विवाह लेट हो जाएंगे फिर? लेट हो जाएंगे, फिर 17 18 तक, मतलब 3 साल लोग फिर और वेट नहीं करेंगे, तो अपने यहाँ पर बाल विवाह का रेशो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति नए चुने गए कौन है? जो बाइडेन। तो उनके बनने से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मतलब? डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लोकतंत्र वैल्यूज को सपोर्ट करती है, जबकि वो रिपब्लिकन पार्टी के जो पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे, कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव थे, और वो अपने संरक्षकवादी विचारधारा थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन, जैसे राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय भी अच्छे थे, तो उन्हीं की पार्टी से ये हैं, तो पहले से अच्छे ही होंगे। ओके। कोटा में एक बांध बना हुआ है, जी सर। कौन सा बांध है? सर बांध तो जवाहर सागर है, और कोटा बैराज भी वो बांध नहीं है, वो नहरों के लिए। एक कोटा सुपर तापीय विद्युत घर है, जी सर। सुपर थर्मल विद्युत जी घर। सर। ये कौन सा है और कब इसका भी स्थापना हुई इसका? सर स्थापना का एक्चुअली ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और ये थर्मल पावर है जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, और 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है ओके। इसमें। तो ये बताएं कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। ओके, गुड। अच्छा, ये एक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, जी उसके सर। बारे में आप बता सकते हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पे जो घड़ियाल है उनका संरक्षण किया जाता है। ओके, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न, कोटा खुला विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है?
कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। ओके, ठीक है जी। राजेश सर। जी सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेमलता सर शब्द आपकी का अर्थ वॉइस पता है? क्लियर नहीं है सर। आपका वहां पे नेटवर्क वीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे हेमलता शब्द का अर्थ बताइए। सर हेम मतलब होता है सोना, लता मीन्स होता है बेल। हेमलता का पूरा अर्थ होता है सोने की बेल। अच्छा, ऐसी कोई बेल होती है क्या? मैंने तो नहीं देखी सर। अच्छा, पर चलिए अर्थ तो ये होता है। आप जीएनएम जी सर। डिप्लोमा किया आपने, जीएनएम का फुल फॉर्म बताइए मुझे। जी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और एएनएम का? सर सॉरी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, एक आशा सहयोगिनी भी होती है, आशा सहयोगिनी, हाँ जी सर। उसका अर्थ बताइए, आशा फुल फॉर्म। सर आशा का भी अभी पढ़ा है पर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा टाइम हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये कब जी शुरू हुआ सर। था? सर 2005 में शुरू हुआ था। अच्छा, और शहरों में भी ऐसा कोई हेल्थ मिशन चल रहा है? ये सर, कौन सा चल रहा है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। वो कब शुरू हुआ था? सर इसका एग्जैक्टली सन याद नहीं है मुझे। अच्छा, आयुष आयुष क्या होता है? सर आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर ए फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर यूनानी। सर वाई फोर मुझे थोड़ा रिप्लेस हो गया। यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, और एच फॉर होम्योपैथी, एंड वाई फॉर योगा। सॉरी सर। अच्छा, चलिए एक मिशन ही इंद्रधनुष और चलता है, मिशन जी इंद्रधनुष सर। क्या है वो? जी सर। सर मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों में टीकाकरण से संबंधित है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती है, उनका टीकाकरण किया जाता है। अच्छा, टीकों की जानकारी है आपको? कौन सा टीका कब लगता है बच्चे को? सर जो गवर्नमेंट शेड्यूल का रेगुलर है उसकी तो जानकारी है। अच्छा, जैसे जैसे एट बर्थ बच्चे को बीसीजी लगाया। जी सर। जी जैसे सर। कोई बच्चा 5 साल का हो चुका है, 5 साल की आयु के जी सर। बाद कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं बच्चे को? सर 5 साल के बाद एक बूस्टर लगता है डीपीटी का, अ, और उसके बाद जो कौन? है बच्चों को निमोनिया वगैरह के ऑप्शनल टीके लगाए जाते हैं। बाकी अच्छा, आपने गवर्नमेंट डीपीटी, शेड्यूल 5 साल पे कंप्लीट हो जाता है सर। गुड। डीपीटी का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे? हाँ सर, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं, एंड टी फॉर टेटनस। डिप्थीरिया क्या होता है फिर? सर डिप्थीरिया एक डिजीज होती है जिसमें गले में एक व्हाइट सी लेयर बन जाती है, और गला जैसे कि चौक हो जाता है, ऐसे जाम हो जाता है। सांस में प्रॉब्लम आती है उस वेरी डिजीज में। गुड। अच्छा, एक प्रश्न ये बताइए, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत प्रचलन में है, तो क्या महिलाओं जी को सर। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देनी चाहिए? वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
सर बिल्कुल देनी चाहिए, इससे फायदा होगा उनको कि वो घर पे रह के, थोड़ा डिस्टरबेंस भी होगा कि बच्चे रहेंगे तो काम नहीं करने देंगे, पर ये है कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ चलिए काम कर ठीक पाएंगे। है। मान लीजिए दीदी, फिर आप अपना जो ड्यूटी है नर्स की वो कैसे कर पाएंगी घर से? नहीं सर, हर प्रोफेशन में अलाउ नहीं होगा, जो फील्ड प्रशासन जैसे में? जिनमें पॉसिबल हो, जिनमें किया जा तो सकता है, ये उन्हीं आपको के लिए आंसर अलाउड देना है। चाहिए ना, सबसे पहले ये आंसर होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में घर से कर सकती हैं काम, उनमें अनुमति दी जानी चाहिए। जी सर, सॉरी सर। चलिए, यही मैं पक्ष आपसे जानना चाह रहा था। चलिए ये बताइए, इससे महिला सशक्तिकरण में क्या फायदा हो? किससे वर्क फ्रॉम सर? होम कल्चर, अगर महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति मिलती है तो महिला सशक्तिकरण किस प्रकार होगा? सर महिला सशक्तिकरण में एक फायदा ये होगा कि अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो महिलाओं को घर से जाने के पक्ष में नहीं होती, घर से बाहर निकलने के पक्ष में नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास समय भी होता है लेकिन फिर भी वो चाह के भी काम नहीं कर पाती। तो उन औरतों को इससे फायदा होगा कि वो घर पे रह के भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ काम कर सकती है। जी, महिलाओं को रोजगार अधिक मिलेगा, सही कहा आपने। जी सर, ये रोजगार। बताइए, शाल भंजी का क्या होता है? शाल भंजी का हिस्ट्री साल पढ़ा? बंजी का? जी, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, प्री में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने हिस्ट्री, उसी से रिलेटेड पढ़ा है। है सर, और बट मैं इसके बारे में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, सॉरी चलिए सर। कोई बात नहीं। मीरा के बारे में सुना आपने? जी सर, और पढ़ा भी होगा। ऑफ कोर्स सर। चलिए बताइए, मीरा की तुलना एक महिला सूफी संत से की जाती है, वो कौन सी महिला सूफी संत थी? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ मैंने पढ़ा है उनके बारे में, एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा मुझे याद। ये बताइए, मीरा की मृत्यु हुई थी या कुछ और इसमें कहा जाता है? सर अभी तक तो जो मैंने पढ़ा है और सुना है उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि वो द्वारिका का जो मंदिर था, कृष्ण मंदिर, वो नाचते नाचते मूर्ति के अंदर समा गई थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर। अच्छा, ऐसा अंतिम सुना है। प्रश्न। अंतिम प्रश्न बताइए, मीरा टंडन कौन है? मीरा टंडन सर नाम सुना हुआ है, बट मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा अभी इनके बारे में, सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। जी ललित सर। थैंक यू। हेमलता जी मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। हेमलता जी, आप नर्स हैं, जी सर। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप तो लोगों की सेवा करने का। जी सर। क्यों इतने अच्छे काम को छोड़ना चाहती हैं? सर हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में प्रगति करे, तो पहला पर्पस तो मेरा। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो। जी हाँ, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर, अब आ गया सर। अच्छा। तो उसी तरह मैं भी प्रगतिवादी हूँ और अपने जीवन में प्रगति करना चाहती हूँ। और दूसरा वो है कि जैसे मैंने इस प्रोफेशन में रहते हुए सेवा भाव मेरे अंदर पहले से था और भी सीखा, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें जो सेवा का दायरा है वो सीमित है, और जैसे कि हम प्रशासनिक सेवाओं में आके एक व्यापक क्षेत्र में अपनी सेवाओं का योगदान दे सकते हैं, और उसमें अधिकार और शक्तियां भी होती है, तो आप ज्यादा अच्छा लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सेवा आप कर सकते हैं। बाबा आमटे का नाम सुना होगा, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में कल चर्चा थी कुष्ठ रोगियों की सेवा। तो आपके पास तो और बहुत स्कोप है, इतना अच्छा काम, आप तो जितना मर्जी उतने लोगों की सेवा करें अपने काम में। सर मुझे इंटरेस्ट है सर प्रशासनिक सेवाओं में जाने में, लीड करना अच्छा लगता है, और इसलिए सर। मतलब अभी जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं सर, उसमें है। मैंने अपनी 9 साल की सर्विस में हमेशा अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है, पर फिर भी ऐसा एक विषय है कि उस फील्ड में भी, जैसे सर मैंने अपनी सेवाओं के दौरान, जैसे मैंने
फेस किया है कि ग्रामीण एरिया से कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि अगर उनको प्राइमरी लेवल पे ही हम लोग जागरूक करें और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है इन पर बर्डन कम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रूट पे आज भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो लोगों को उनकी जागरूकता नहीं है। तो मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरा सपना है कि मैं उस फील्ड में ग्रामीण एरियाज में जाके काम करूँ। चलिए ठीक है। कोरोना मरीजों की सेवा करने का मौका मिला आपको या नहीं मिला इस दौरान? बिल्कुल सर, मैंने हमेशा आईसीयू में सब जगह फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह था। अभी अभी 8 दिन पहले ही छुट्टी ली है, उससे पहले भी कोरोना में ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा मुझे बताइए कि कोरोना मरीज जब आता था आपके पास तो कैसे क्या प्रोसेस होती थी, उसके इलाज की किन बातों का ध्यान रखना होता था आपको? सर कोरोना मरीज जैसे आता था, अभी तो पेशेंट के साथ बीच में तो पेशेंट्स के अटेंडेंट अलाउ कर दिए थे, लेकिन उससे पहले सिर्फ पेशेंट आता था। पहले जहाँ एरिया में जाके टेस्ट करते थे, जो पेशेंट पॉजिटिव आता था उसको हमारी एक मेडिकल टीम जाती थी, वो लोग उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ खुद भी पीपीई किट पहनते थे और पेशेंट्स को भी पीपीई किट पहना के हॉस्पिटल में लाते थे, और उसका सारा जो प्रोसेस होता है एडमिशन का सब हमारे वार्ड बॉय जो स्टाफ थे 4th क्लास ट्रेनिंग सब वही करवा के उनको वार्ड तक पहुंचाते थे। फिर वार्ड में हम लोग उनको रिसीव करके बेड अलॉट करना, उनका प्रॉपर जैसे इन्वेस्टिगेशंस करवाना, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखते थे तो फिर उनकी सारी व्यवस्था हम करवाते थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट उनको एडवाइस किया जाता था डॉक्टर्स के द्वारा उनको उसको कैरी आउट करना भी हमारा ही काम था। उसके साथ साथ पेशेंट के साथ जब कोई नहीं होता था तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना कि घबराने वाली कोई बात नहीं है और हम लोग हैं आपके साथ, आप डरिए मत। तो उनको सारा फिर उनके टाइम टू टाइम खाने की व्यवस्था वगैरह सब हम ही देखते थे सर, और किट पहन के हम उनके पास जाके बात करना सब कुछ। चलिए ये बताइए, आपके सामने कोई एक ऐसा पेशेंट आता है, बहुत बुरी कंडीशन है, लग रहा है कि ये जिंदा नहीं बच पाएगा, जी सर। बहुत कष्ट में भी है, जी सर। वैसी स्थिति में उसे हम वेंटिलेटर के सहारे या दवाइयां इंजेक्शन लगा के जिंदा रखें, ये बेहतर है या उसको मरने के लिए ही कर दिया जाए ताकि वो कष्ट से उसे मुक्ति मिल जाए? सर हम तो नेचुरल प्रोसेस ही अपनाएंगे, तो उसके तहत हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो बच जाए। तो वेंटिलेटर पे भी क्या होता है कि 2 तरीके से होता है, एक तो आप सिर्फ उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे मास्क पे लेते हो, और एक होता है कि आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के यहाँ इंसर्ट करके और उसको प्रॉपर वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जाता है। तो जनरली ईटी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते टाइम में सीरियस पेशेंट है तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं सर 99%। तो उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन उसको मास्क पे हम रखेंगे, और जो उसको वो पेन में है तो उसको हम पेन किलर वगैरह ऐसे मेडिसिन देके। नहीं, मैं कोरोना हमारा पेशेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इतनी परेशानी में है कि वो खुद कह रहा है कि उसे छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए, वैसी तो स्थिति। सर फिर वो पेशेंट के सर उनका हम कंसेंट ले लेते हैं, रिटर्न कंसेंट लेते हैं पेशेंट का, और पेशेंट अगर देने में सक्षम है तो उसका कंसेंट लेते हैं, अदरवाइज उसके जो अटेंडेंट उनका कंसेंट लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पे नहीं लेते सर उनको, वो फिर वो नेचुरल डेथ हो जाती है उनके थोड़े टाइम बाद से। इच्छा मृत्यु को आपको लगता है कि ठीक है इच्छा मृत्यु? नहीं सर, अगर पेशेंट कह रहा है तो उसमें भी कि आप जो आर्टिफिशियल सपोर्ट दे रखा है उसको हटा सकते हैं, पर जिस तरीके से अभी ये विल वाला कंसेप्ट आया है कि व्यक्ति जवान में अपना विल लिख के चला जाए और फिर बाद में, तो सर इसके मैं समर्थन में 100% नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं आने वाले टाइम पे कैसी टेक्नोलॉजी हो, हमें अभी थोड़ी पता है कि आने वाले समय में हमारी शरीर पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, और फिर उसका बिल का सर गलत फायदा उठाने के भी चांसेस रहते हैं, तो अच्छा, वो उसमें चलिए, मैं समझता आपने हूँ। एथिक्स में अंतःकरण की आवाज सुना होगा, जी सर। वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतःकरण की आवाज आपने पढ़ा होगा, जी सर। थोड़ा बताएंगे मुझे ये क्या होती है?
अंतःकरण की आवाज होती है कि जैसे आप आपके अंदर से आपको, जैसे मैंने तो हमेशा अपने अंतःकरण को फॉलो किया है सर, तो उसमें ऐसे लगता है कि आपके पास कुछ विकल्प होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो कि समझ में नहीं आता कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं एकदम आंख बंद करके सोचो तो कि एक ऐसा अंदर से आवाज निकलती है जो स्ट्रांगली हमें बोलती है कि नहीं, दैट इज राइट। और ऐसा लगता है कि उसके साथ पॉजिटिव पहलूज ज्यादा होते हैं, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। क्या अंतःकरण की आवाज गलत भी हो सकती है कभी? सर मेरे तो अभी तक कंफ्यूजन होता है, जहां तक लगता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन एक स्टेज के बाद आप क्लियर हो जाते हो उसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब सही डिसीजन लेने में अंतःकरण की आवाज मदद करती है, आपके साथ ऐसा बहुत होता है? बहुत मदद करती है सर, लेकिन वो जब आप सारे विकल्प ट्राई कर चुके हो और फिर लास्ट में आपको जब कंफ्यूजन खत्म हो जाता है तब। ओके ओके, चलिए प्रशासन में आपको आना है। जी सर। कहा जाता है कि प्रशासन की भूमिका पालने से लेकर चिता तक होती है, थोड़ा इस बात को समझाइए, क्या मतलब है इसका? पालने से लेकर चिता तक सर बड़ा है, पर मैं एग्जैक्टली इसको नहीं कर पाऊंगी एक्सप्लेन। अच्छा, लोक प्रशासन का एज ए सब्जेक्ट कब जन्म हुआ था? सर फिर भी मैं थोड़ा इसको जो आपने ये पालने से लेके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकती हूँ, जी पर बताइए। मुझे नहीं पता कि मैं सही भी हो सकती हूँ। बताइए। सर इसमें जनरली होता है कि हम प्रशासन लोक कल्याण के लिए काम करता है, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं एक बच्चा जहां से पैदा होता है वहीं से वो प्रशासन की, उसके कल्याण की भूमिका शुरू हो जाती है, जिसको एज हम और अभी इंस्टीट्यूशनल प्रसव को जिस तरीके से डिलीवरीज को प्रोटेक्ट प्रोत्साहित कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन सब कुछ एक सिस्टम प्रशासनिक लेवल पे शुरू हो जाता है, फिर लास्ट तक ये चीजें चलती है कहीं ना कहीं। जैसे बुढ़ापे में भी सामाजिक सर वो जो स्कीम्स वृद्धावस्था पेंशन और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सब कुछ चलता है। बहुत अच्छा, सही बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है, ये होता है लोक प्रशासन को एज ए सब्जेक्ट कब जन्म हुआ है? सर एज ए सब्जेक्ट इसको सर 1900 एज ए सब्जेक्ट 90 के दशक से। आपने मेंस में पढ़ा है लोक प्रशासन का सर विषय? पढ़ा है सर, एग्जैक्टली सन मैं अभी रिकॉल मुझे नहीं हो चलिए रहा मैं एक सर। नाम लेता हूँ, वुडरो विल्सन, सुना है नाम उनका हाँ आपने? जी सर, सुना है, वुडरो विल्सन थोड़ा सुना है। बताइए उनके बारे में, क्या जानते हैं आप? सर वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लोक प्रशासन को एज ए सब्जेक्ट स्थापित करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे काफी सपोर्ट किया था, वहाँ की यूनिवर्सिटीज वगैरह में इसके लिए उनको फंड देना, सब कुछ उसको प्रमोट किया था एज ए सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, चलिए सही इतना संविधान भी याद है, जरूर पढ़ा है आपने? पढ़ा है सर। संविधान में प्रस्तावना में दो शब्द लिखे हैं, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जरा बताइए दोनों शब्दों के क्या मतलब होते हैं? सर लोकतांत्रिक का मतलब तो होता है जैसे अभी जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। और गणतांत्रिक का मतलब होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति है, तो उनका उनका निर्वाचन होता है, ना कि उनको नॉमिनेट किया जाता है। जैसे कि अभी इंग्लैंड में महारानी वो परंपरा, वहां पे एक राज व्यवस्था के तहत चुने जाते हैं, ना कि उनका चुनाव होता है। तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है मतलब आपके हिसाब से? नहीं सर, गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है या नहीं है? लोकतंत्र है सर, पर गणतंत्र नहीं है। लेकिन ब्रिटेन को तो कहा जाता है कि वो संवैधानिक राजतंत्र है, तो राजतंत्र और लोकतंत्र ये कैसे एक साथ चल सकते हैं दोनों? सर लोकतंत्र राजतंत्र एक साथ इसलिए क्योंकि वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष जो महारानी है वो सिर्फ नाम मात्र के शासक है, उसके अलावा जो वहां के प्रधानमंत्री है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और वास्तविक शक्तियां उन्हीं के हाथ में होती है।
चलिए ठीक है, लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। अभी ये सरकार और किसानों के बीच में बड़ा विवाद चल रहा है, जी सर। क्या है इस विवाद का कारण और रिसेंट स्टेटस थोड़ा बताइए। सर इसमें सरकार द्वारा जून में 3 अध्यादेश लाए गए थे, जिनको अभी उन्होंने अधिनियम में परिवर्तित करवा दिया है। तो ये तीनों अधिनियम में एक अधिनियम तो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, और एक है कृषि उपज वाणिज्य व्यापार कोष्टक में संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020, और एक है कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार अधिनियम। तो ये 3 अधिनियम है सर, जिसमें आवश्यक वस्तु में क्या है कि 1955 में एक अधिनियम था आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें इन्होंने संशोधन किया है, और उसके तहत पहले उसमें सर जो कुछ ऐसी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना रखी थी, उसमें कुछ वस्तुओं को रखा गया था जिनको आवश्यक वस्तुएं बोलते हैं। तो उन आवश्यक वस्तुओं का प्रोडक्शन, कीमत निर्धारण और उनके वितरण में गवर्नमेंट का होल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं जब लगता है कि मार्केट में किसी आवश्यक वस्तु जो उस लिस्ट में शामिल है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट द्वारा उसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अभी सरकार ने एज ए संशोधन उसको हटा लिया कि सरकार का कंट्रोल सिर्फ अति असाधारण परिस्थितियों में रहेगा, जैसे युद्ध की परिस्थिति हो या फिर अकाल पड़ा हो या फिर कुछ ज्यादा ही कीमतों में उछाल आ जाए, उसके अलावा कोई होल्ड नहीं रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है ललित सर। जी राजेश सर। जी अमृता जी। जी सर। देखिए आप जीएनएम है तो जीएनएम डिप्लोमा किया है तो आपने जीएनएम का बता दिया फुल फॉर्म, लेकिन आशा एएनएम इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। सर अभी पढ़ा नहीं है सर, ये सब पढ़े हुए लेकिन अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा, इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर पाई सर। इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए हाँ, इंटरव्यू जब भी होगा तो इस प्रकार की जानकारी आपको होना जरूरी है और पूछी भी बिल्कुल जाती है। सर। आपको लगता नहीं है यस सर, आई एग्री सर, बिल्कुल सर। जी सर। एक आपने बिल्कुल आयुष मिशन का सही बताया, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा विचलित हो गए। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, मिशन इंद्रधनुष की जानकारी है आपको। एक वर्क फ्रॉम होम का जो था उसमें आपने सही बताया, लेकिन जो उसमें मेन जो मैं पूछ रहा था उससे आप थोड़ा सा हट गए थे मुख्य बिंदु से। फायदा क्या होगा इससे, वो भी आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया इसका। बाकी हिस्ट्री से 1-2 प्रश्न थे, जैसे शालबंजी का क्या है, या मीरा की तुलना किस महिला सूफी संत से की जाती है, ये 2 प्रश्न थे जिनकी आपको जानकारी नहीं है। मीरा की मृत्यु कैसे हुई ये आपको बिल्कुल सही उत्तर पता है। तो इस प्रकार की छुटपुट जानकारियों का अभाव है, बाकी व्यक्तित्व अच्छा है आपका। तारतम्य बिल्कुल जो उत्तर देने का है बिल्कुल सही है। एक कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अपनी जो आवाज है उसमें सॉफ्टनेस लेके आइए, है ना। ओके सर। आत्मविश्वास अच्छा है आपका, व्यक्तित्व बिल्कुल सही है, लेकिन आवाज में थोड़ा सा सौम्यता लेके आइए सर। जैसे कि मतलब मुझे एक्चुअली थोड़ी रिजिड है, तेज बोलती हूँ बीच में, मुझे कुछ। जी वही मैं कह रहा हूँ, जब मेन इंटरव्यू हो ना आपका, तो उस वक्त आप थोड़ा सा अपनी वाणी को सौम्यता रखें उसमें। जी सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी अमृता जी, एक तो जी सर। राजस्थान जीके थोड़ा और अच्छा पढ़िए। हाँ सर, राजस्थान जीके मुझे और कोटा के जितने बांध है या और जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं अब कोटा में है संबंधित, और राजस्थान में जहाँ जहाँ वो सारी आपको करनी है। और ये जो राजस्थान के आर्ट कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख तथ्य है, वो आपको पता होंगे। तो राजस्थान का करंट और राजस्थान के जीके दोनों करें। और ये जो महिला वाला जो मुद्दा मैंने आपसे पूछा था, इसमें आपका समर्थन महिलाओं की उम्र को बढ़ाने को लेकर होना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ाए जाने पर उनको स्वास्थ्य संबंधी या उनको कैरियर संबंधी या अन्य जो लाभ होंगे
वो उम्र बढ़ाने से ज्यादा होंगे, न कि उसी उम्र पे रखे जाने पर। तो अब आपको इससे संबंधित पक्ष तैयार करना है कि विवाह की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है सर। बाकी करंट इश्यूज को थोड़ा और अच्छा तैयार करें, बाकी पोर्शन सर ने आपको बताए हैं, एथिक्स को भी पढ़े थोड़ा। इस प्रकार आपको ओवरऑल कब है डेट आपकी? सर मेरा 18 दिसंबर। 18 है ना, तो अभी तो जी आपके पास 15 लगभग 18 दिन, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। बाकी ओवरऑल जी सर। तो पार्ट अच्छा है आपका। कहीं थैंक यू सर। बीच बीच में देखा है तो जी सर। बीच बीच में कहीं कहीं घबरा जाती हो आप। सर जब कुछ चीज याद नहीं होती तो थोड़ा सा नाम ना कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है। जी सर। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।